नमस्कार। कुछ हिंदी भाषी राज्यों में एआईसीबी के संबद्ध संगठनों के लिए विकलांगजनों के अधिकारों पर आधारित ऑनलाइन एडवोकेसी कार्यशाला विशेष रूप से दृष्टिबाधित जनों को दृष्टिगत रखते हुए। प्रायोजक डेनिश एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, डेनमार्क। सत्र 2, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, समानता, शिक्षा एवं सुगमता। वक्ता हैं श्री सुभाष चंद्र वशिष्ठ, निदेशक CABE फाउंडेशन। इंग्लिश में यदि हम इस टॉपिक की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा: RPD एक्ट 2016, इक्वालिटी, एजुकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। मिस्टर सुभाष चंद्र वशिष्ठ, डायरेक्टर CABE फाउंडेशन। अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने अगले स्पीकर को, सुभाष वशिष्ठ जी को, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एंड पंकज जी, अब बाद में हमारे दूसरे स्पीकर का समय हो गया है, तो सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। सुभाष वशिष्ठ जी भी जाने माने वकील हैं, डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं, AICB के बहुत सघन मित्र हैं, हमारे परिवार के हिस्सा ही है और कई कई सालों से जुड़े हुए हैं हमारे एडवोकेसी के कामों में। केप फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं आज की डेट में, स्वयं के साथ भी काम किया है, कई केसेस इन्होंने किए हैं AICB के लिए भी और वैसे भी एडवोकेसी में। झारियाल साहब ने कहा था कि RPD एक्ट को हम ध्यान से पढ़े, तो हम वही कोशिश करेंगे अगले 2 लेक्चर्स में। RPD एक्ट को उनके अब हमने जनरल बात तो कर ली RPD एक्ट की, क्या क्या इसमें है, तो अब विशेष प्रावधान क्या है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, समानता का जो प्रावधान है सेक्शन 3, शिक्षा के ऊपर क्या प्रावधान है और एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्या प्रावधान है, इन सब की चर्चा करने के लिए सुभाष जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी का बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू अनुजा साहब। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो झारियाल साहब को नमस्कार। प्लीज म्यूट एवरीवन। अनुजा साहब, थैंक यू वेरी मच। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आप सबके साथ एक इंटरेक्शन करने का मौका मिला है। बहुत AICB परिवार का हिस्सा रहने का एक गौरव हमें बहुत शुरू से मिला है, तो आई एम सो हैप्पी। तो शुरू करते हैं। मेरा जो विषय है वो है इक्वालिटी, एजुकेशन और एक्सेसिबिलिटी। ये 3 प्रावधान जो है हमारे RPD एक्ट में, इसको मैं थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा आपके जो प्रश्न होंगे उनको भी आंसर करेंगे। तो उससे पहले हम शुरू करें एक्ट को, तो मैं थोड़ा सा यदि हिस्ट्री की ओर देखें तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान जो है, जितने भी हमारे डोमेस्टिक स्टैट्यूट्स हैं, वो सभी अपनी जो रूट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं, पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं। किसी भी कानून को कोर्ट में इस बात के लिए चैलेंज किया जा सकता है कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है, इट इज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज नॉट इन द अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही एक मानदंड है कि जितने भी देश में स्टैट्यूट्स हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने चाहिए और उसी से वो सारे के सारे अपनी रूट्स या अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटी लेजिस्लेशन। ये हमारा जो कानून है डिसेबिलिटी का, जो पहला आया 1995 में, उससे पहले कोई डिसेबिलिटी के ऊपर कोई कानून स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन ऑल डिसेबिलिटी रिलेटेड राइट्स जो थे वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्न होते थे और उसी के बेसिस पे, इक्वालिटी के बेसिस पे कोर्ट में केस लड़े जाते थे और जितने हमारे इंडियंस हैं विद डिसेबिलिटीज उनको उसी से रिलीफ और रेमेडी मिलती थी। फरवरी 1996 में पहला एक्ट आया था डिसेबिलिटी पे, आप सबको पता होगा, नोटिफाई हुआ था, फरवरी 1996 में लागू हो गया था। 28 दिसंबर 2016 को हमारा ये करीब समझ लीजिए 10 साल बाद, 10 से थोड़ा सा अधिक के बाद ये नया एक्ट आया है। ये एक्ट UNCRPD को इम्प्लीमेंट करने के उद्देश्य से इसको अमेंड किया गया, नया एक्ट लाया गया, पुराने एक्ट को रिपील कर दिया गया। 19 अप्रैल 2017 को ये एक्ट फोर्स में आया और 15 जून 2017 को इसके अंतर्गत जो रूल्स थे वो नोटिफाई किए गए, वो फोर्स में आ गए। सो आप देखेंगे 2017 19 अप्रैल से एक्ट फोर्स में आता है और 15 जून 2017 से रूल्स फोर्स में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, बहुत सारे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रावधान
जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा, जिस दिन से फोर्स में आएगा, उस दिन से वो माना जाएगा कि इम्प्लीमेंट हो गया है। सो हमारा जो एक्ट है ये 28 दिसंबर 2016 से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उस दिन नोटिफाई जरूर किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट मिला है, लेकिन द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 19 अप्रैल 2017। तो हमारे जितने भी जो हम दिन गिनेंगे कि जी जो हमारी एक्सेसिबिलिटी है उसका क्या 5 इयर्स टाइम पीरियड है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विस का कितना टाइम पीरियड है, तो वो सब हमें 19 अप्रैल 2017 से गिनेंगे। और यदि रूल्स में कोई चीज रेफर की गई है, फॉर एग्जांपल क्या स्टैंडर्ड होंगे, तो वो स्टैंडर्ड की डेट से करेंगे। तो इसका मतलब 15 जून को यदि आया है तो 15 जून से हम इसको काउंट करेंगे। सो दैट इज अबाउट हिस्ट्री। भारतीय संविधान के कुछ पहलू जो मैं अभी बात कर रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिहाज से, तो आई थॉट मैं उसमें एक या दो को कवर करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आर्टिकल 14, जिसका मतलब है कि जो स्टेट है वो किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी डिनाई नहीं करेगा बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भारत के टेरिटरी के अंदर। यह आर्टिकल 14 कहता है। इसका मतलब यह है कि सभी को बराबर अधिकार होंगे कानून की दृष्टि में। कोई भी व्यक्ति किसी कारण से राइट से वंचित नहीं किया जा सकेगा। सो ये उसका एक एक मूल मंत्र है आर्टिकल 14 का। बट इसके साथ साथ आप ध्यान देखेंगे, इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो है कि ये फॉर्मल इक्वालिटी वर्सेस सब्सटेंटिव इक्वालिटी। बेसिकली जो हमारा जो कानून है वो स्ट्रेस करता है सब्सटेंटिव इक्वालिटी में, फॉर्मल नहीं। सब लोग बराबर हैं ऐसा कानून कहता है, लेकिन बहुत से लोग विकलांगता की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या और दूसरी दृष्टियों से यदि वो इक्वल नहीं हो पा रहे हैं तो उनको एक एडिशनल सपोर्ट देने का प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति आप कह सकेगा नहीं जी सब बराबर हैं, तो ये विकलांग लोगों को आप रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, आप SC/ST को रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं। सो हमारा जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्मल इक्वालिटी की तरफ नहीं बल्कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी को अधिक स्ट्रेस करता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी कानून का एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं हो सकता है सभी व्यक्तियों के लिए जो बाय नेचर या अटेनमेंट या सर्कमस्टांसेस की वजह से सेम पोजीशन में नहीं है। अर्थात उनके एक लेवल प्लेइंग फील्ड के रूप में कानून अधिक दे सकता है लेवल प्लेइंग फील्ड की दृष्टि से, जैसे रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन एक तरह का सब्सटेंटिव इक्वालिटी का माध्यम है और वही हम देखते हैं हमारे जो उसके बाद के कानून है उनके अंदर ये हमें दिखता है। सो आई जस्ट कम टू फर्स्ट लाइन। जो पहली लाइन है हमारे कानून की, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसकी जो पहली लाइन है आप यदि आप पढ़ेंगे तो ये कहती है एन एक्ट टू गिव इफेक्ट टू UNCRPD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज and for matters connected therewith or incidental thereto। पहली लाइन में ही डिक्लेयर करता है कि ये जो कानून लाया गया है ये यूएन कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उससे जुड़े हुए मुद्दों को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया है। सो आप ये समझेंगे कहीं भी यदि यूएन कन्वेंशन का एक और बात मैं अक्सर सबको कहता हूँ वो ये कि यूएन कन्वेंशन कहती है कि यदि किसी देश में कोई अधिकार पहले से अधिक प्राप्त है किसी को, तो इस कन्वेंशन का बहाना लेकर वो अधिकार कम नहीं किए जा सकेंगे। आप उनको बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते, ये कहकर कि कन्वेंशन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये कानून और ये जो सूत्र है ये बहुत लागू होता है हमारे रिजर्वेशन। अभी मैं सुन रहा था अपने वरिष्ठ वक्ता इससे पहले धारियाल साहब को, तो उसमें ये बात बहुत बार आती है कि अभी हम जो रिजर्वेशन मिला है प्रमोशन में उसका भी इशू एक उसमें होता है कि कोई भी चीज़ आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और पहला जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है पुराने सेक्शन 33 का, वो इस कानून में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आप उसको छीन नहीं सकते, आप इनको हटा नहीं सकते ये बोल के कि ये कानून यूएन कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए है। तो आई थॉट कि मैं इसको जरा आपको बता दूं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हमारे। 3 जो मुद्दे हैं एजुकेशन, इक्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी के मद्देनजर, तो मैं उनको जरा टच करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में हम टच करेंगे। तो पहला तो है कि 3 पर्सन विद डिसेबिलिटी की 3 परिभाषाएं इस कानून में मिलती हैं हमें। पहले कानून में पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब होता था 40% जिसकी विकलांगता है। अब जो कानून है उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी का की 3 डेफिनेशंस हैं। एक है पर्सन विद डिसेबिलिटी सिंपल, जिसका मतलब है कोई भी व्यक्ति जिसको लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इंपेयरमेंट है, जो बैरियर्स में इंटरेक्शन की वजह से वो सोसाइटी में
बराबर सबके बराबर रूप में फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहा है, वो उसकी वो बाधा आ रही है उसके बीच में। सो इसको हम पर्सन विद डिसेबिलिटी का हमने डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन दिया है इस कानून में। दूसरा जो उसका डेफिनेशन है, एक हो गया पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब इसमें आप देखेंगे डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी से कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पर मात्र यह है कि लॉन्ग टर्म उसको फिजिकल या मेंटल और ये इम्पेयरमेंट होनी चाहिए जो बैरियर्स प्रस्तुत कर रही है। जब वो सोसाइटी में जो बैरियर्स हैं उनके साथ जब वो इंटरेक्शन करता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। ये उसका सिंपल डेफिनेशन है। दूसरा जो डेफिनेशन है वो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पर 40% का क्राइटेरिया निश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति की जो असेस की जाती है डिसेबिलिटी 40% से यदि अधिक है, 40% और उससे अधिक है, तो उसको पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जा सकेगा और असेस किया जा सकेगा। और उसी को जितने जो बेनिफिट्स हैं, स्पेशली अबाउट रिजर्वेशन या जो स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं, वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी को ही मिलेंगे। बाकी जो इक्वालिटी के जो प्रोविजंस हैं वो सबके लिए लागू होंगे, जो सेक्शन 3 है और बाकी जो सेक्शंस हैं उसमें बाकी प्रोविजन सबको लागू होंगे। और तीसरा जो डिसेबिलिटी का जो कंपोनेंट है वो है, डेफिनेशन है, वो है पर्सन विद डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है बट उसकी डिसेबिलिटी हाई सपोर्ट नीड्स की है, अर्थात सेक्शन 58 के अंतर्गत जो हाई सपोर्ट की बात की गई है वो हाई सपोर्ट नीड्स की यदि उसकी आवश्यकताएं हैं तो उसको हम पर्सन विद डिसेबिलिटी विद हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स कहेंगे। और हाई सपोर्ट क्या है? हाई सपोर्ट का मतलब है इंटेंसिव सपोर्ट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, अदरवाइज जो व्यक्ति को आवश्यक हो उसकी डेली एक्टिविटीज के लिए, या इंडिपेंडेंट और इन्फॉर्म डिसीजंस को लेने के लिए, या फैसिलिटीज को एक्सेस करने के लिए, या जीवन के विभिन्न जो वो हैं एरियाज हैं जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली, कम्युनिटी, इस सब में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दैट इज हाई सपोर्ट नीड्स। हाई सपोर्ट के लिए भी पूरा एक्ट के अंदर प्रावधान है अभी। सो मैं इसलिए इनको टच कर रहा हूँ क्योंकि ये एजुकेशन और इसमें एक्सेसिबिलिटी में भी इनका काफी बड़ा रोल है। ये कानून पहली बार एस्टेब्लिशमेंट को भी डिफाइन करता है, क्योंकि बहुत सारे कानून के जो पक्ष हैं वो लागू होते हैं, सेक्शंस लागू होते हैं प्राइवेट के ऊपर भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी। इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन किया गया था पुराने एक्ट में केवल सरकारी एस्टेब्लिशमेंट या सरकार से जो अनुदान ले रही हैं वो संस्थाएं सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड हैं, या सरकारी हैं, या म्यूनिसिपैलिटीज हैं, या कोई लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको हम एस्टेब्लिशमेंट मानते थे, ऐसा इंटरप्रिटेशन था। बट इस एक्ट में एस्टेब्लिशमेंट को स्पेशली डिफाइन किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट मतलब एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट या प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों को इंक्लूड किया गया है। प्राइवेट का मतलब है कोई भी कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव, सोसाइटी, एसोसिएशन, ट्रस्ट, एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन, फैक्ट्री, या और कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो बाय नोटिफिकेशन सरकार उसको एस्टेब्लिशमेंट मानती है। दूसरा है गवर्नमेंट। तो बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो इन पर लागू होंगे, जैसे एक्सेसिबिलिटी के प्रावधान जो हैं वो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट पर भी लागू होते हैं। सर्विसेज के जो प्रावधान है वो भी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट पर भी लागू होते हैं। मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ। बैरियर्स के बारे में बहुत लंबे समय से बात करते रहे हैं, लेकिन बैरियर्स का को डिफाइन इस एक्ट में पहली बार किया गया है। जो बैरियर का मतलब है, क्योंकि हम इंटरेक्शन विद बैरियर्स की हमेशा बात करते रहे हैं, तो उसको डिफाइन किया गया है इसमें। बैरियर का मतलब है एनी फैक्टर जिसमें कम्युनिकेशन हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, वातावरण से संबंधी हो सकता है, संस्थागत हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, एटीट्यूड से संबंधित हो सकता है, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं। इन सारे फैक्टर जो हैं जो बैरियर प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है व्यक्तियों का, विकलांगजनों का सोसाइटी में, उसको हम बैरियर की परिभाषा में रखते हैं। और ऐसे सभी बैरियर्स को दूर करने के लिए जो इस कानून में प्रावधान है। इसी प्रकार कम्युनिकेशन को भी डिफाइन किया गया है इस कानून में, जो एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बैरियर भी एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका मतलब ये है, कम्युनिकेशन का मतलब है कि जितने भी मीन्स और फॉर्मेट्स हैं कम्युनिकेशन के, जिसमें भाषाएं हो सकती हैं, टेक्स्ट डिस्प्ले हो सकता है, ब्रेल हो सकता है, टेक्टाइल कम्युनिकेशन हो सकती है, साइन, लार्ज प्रिंट, एक्सेसिबल मल्टीमीडिया हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है, सुनने वाला भी ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, विजुअल डिस्प्ले हो सकते हैं, साइन लैंग्वेज हो सकता है, प्लेन लैंग्वेज हो सकता है, चाइल्ड फ्रेंडली लैंग्वेज भी हम इसको कहते हैं, ह्यूमन रीडर हो सकता है, जो कोई ह्यूमन उसको रीड करेगा,
ऑगमेंटेटिव और अल्टरनेटिव मोड्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, जो जैसे बोर्ड, चैट बोर्ड पर या किसी बुक के माध्यम से कोई कम्युनिकेट कर सकता है, उंगली से इशारे से बताकर। एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन और आईसीटी, ये सबको हम कम्युनिकेशन के दायरे में रखते हैं, और एक विशाल दायरा है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत एडवोकेसी करने की जरूरत है। आज भी कम्युनिकेशन का मतलब केवल साइन लैंग्वेज और ऑडियो विजुअल ही प्रैक्टिस में है, बट हमें और बाकी जो कम्युनिकेशन के मोड्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, इनको भी मेन स्ट्रीम करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आईसीटी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसमें कवर होता है। पब्लिक बिल्डिंग और पब्लिक फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, ये मैं उन डेफिनेशंस की बात कर रहा हूँ जो हमारे जो 3 मैंने जो विषय लिए हैं उन सब से संबंधित हैं और उनके टाइमलाइन से संबंधित हैं। सो पब्लिक बिल्डिंग को भी सरकार ने इस कानून ने डिफाइन किया है। पब्लिक बिल्डिंग का मतलब जो है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट का आपने देखा प्राइवेट और दोनों इंक्लूडेड हैं, गवर्नमेंट इंक्लूडेड हैं, इसी प्रकार से पब्लिक बिल्डिंग में भी, पहले पब्लिक बिल्डिंग का मतलब हम समझते थे पुराने एक्ट में कि जितनी सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी बिल्डिंग हैं, वो पब्लिक में आती हैं। लेकिन इस कानून में व्याख्या उसकी की गई है कि पब्लिक बिल्डिंग का मतलब सरकारी या प्राइवेट, शर्त क्या है, दे आर यूज्ड और एक्सेस्ड बाय पब्लिक एट लार्ज, जन सामान्य द्वारा उनको यूज या एक्सेस किया जाता है। ऐसी बिल्डिंग को हम पब्लिक बिल्डिंग कहेंगे। वो सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन वो पब्लिक बिल्डिंग की श्रेणी में आएगी यदि वो जन सामान्य के लिए खुली हुई है, यूज की जा रही है और एक्सेस की जा रही है। इसमें उन बिल्डिंग्स को समावेश किया गया है जो शिक्षा के निहितार्थ प्रयोग हो रही हैं, वोकेशनल पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, वर्क प्लेस, कमर्शियल एक्टिविटीज या पब्लिक यूटिलिटीज, या रिलीजियस, धार्मिक हैं, कल्चरल हैं, लेजर हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, या किसी मेडिकल या हेल्थ सर्विसेज के लिए प्रयोग की जा रही हैं, या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए प्रयोग की जा रही हैं, कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, रिफॉर्मेटरीज हैं, जेल हैं, जुडिशियल फोरम्स हैं, या रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, रोडवेज, बस स्टैंड, टर्मिनस, एयरपोर्ट, वाटरवेज, इन सबको हम पब्लिक बिल्डिंग के उसमें रखेंगे, उसी की श्रेणी में आएगा। अर्थात इन सब में एक्सेसिबिलिटी अनिवार्य है। और एक्सेसिबिलिटी क्या होगी वो मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। पब्लिक बिल्डिंग के माफिक ही पब्लिक फैसिलिटीज और सर्विसेज भी हैं। इसका मतलब भी है कि वो सारी फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द पब्लिक एट लार्ज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उसमें हाउसिंग, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, करियर एडवांसमेंट, शॉपिंग, मार्केटिंग, या रिलीजियस है, कल्चरल है, लेजर है, बैंकिंग है, मेडिकल है, हेल्थ रिहेबिलिटेशन से संबंधित है, फाइनेंस और इंश्योरेंस से संबंधित है, या कम्युनिकेशन से संबंधित है, पोस्टल एंड इंफॉर्मेशन से संबंधित है। एक्सेस टू जस्टिस को भी पब्लिक फैसिलिटीज और सर्विसेज में रखा गया है। पब्लिक यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, इस सबको पब्लिक सर्विसेज में रखा गया। समबडी वाज टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ साथ जो उनके एप्लीकेशंस हैं उनका भी एक्सेसिबिलिटी जो है इस कानून के अनुसार अनिवार्य है, और दैट कैन बी चैलेंज्ड यदि वो पब्लिक के लिए ओपन है और वो आईसीटी मानकों का पालन नहीं करता है, एक्सेसिबल आईसीटी का, तो उसको कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, और उसका एक समय भी निर्धारण है, तो उसके अनुसार वी कैन डेफिनेटली डू एडवोकेसी। इंक्लूसिव एजुकेशन की भी मान्यता इस कानून में सेक्शन 2M में बड़े अच्छे से की गई है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है एक ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जहां पर बच्चे जो विदाउट डिसेबिलिटी हैं और विद डिसेबिलिटी हैं वो सब एक साथ लर्न करते हैं, और जो सिस्टम ऑफ टीचिंग है और लर्निंग है उसको हम सूटेबली अडेप्ट करते हैं उन विकलांग बच्चों की लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है। सो दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड दैट्स वो अभी मंत्रा है इस नए कानून में। सो मैं 2 और डेफिनेशंस कवर करूंगा, वो है डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल अकोमोडेशन, और यूनिवर्सल डिजाइन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो डिस्क्रिमिनेशन से तात्पर्य है कि डिसेबिलिटी से संबंध, इन रिलेशन टू डिसेबिलिटी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि कोई भी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, रेस्ट्रिक्शन जो डिसेबिलिटी का के आधार पे यदि किया जाता है तो वो हम उसको डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, जिसकी वजह से आपके कोई रिकॉग्निशन, एंजॉयमेंट और एक्सरसाइज ऑफ राइट्स ऑन इक्वल बेसिस विद अदर्स प्रभावित होते हैं, इंपेयर होते हैं, नलिफाई होते हैं।
और आपके सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं या फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं वो प्रभावित होते हैं, तो हम इसको डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। और इसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सभी फॉर्म्स के डिस्क्रिमिनेशन को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग डिनायल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। मतलब रीजनेबल अकोमोडेशन का डिनायल भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी माना जाएगा। रीजनेबल अकोमोडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपने देखा होगा कि सिद्धा राजू के केस में भी, और इससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट केस आया था उसके अंदर भी रीजनेबल अकोमोडेशन को फिर से विस्तारित किया गया है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें कोर्ट ने कहा कि जज बनने के लिए थोड़ा बहुत विजन आवश्यक है, विजन जरूरी है, विजन के बिना कैसे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को होल्ड किया था कि नो दिस इज, दे हेल्ड इट राइट कि विजन चाहिए। बट सब्सिक्वेंटली अभी जो जजमेंट आया उसमें रीजनेबल अकोमोडेशन को अंडरलाइन करते हुए कोर्ट ने कहा है कि नहीं, उस केस के अंदर भी रीजनेबल अकोमोडेशन जो है उसको लेखांकित नहीं किया गया था, उसकी इम्पोर्टेंस को, और इसलिए वो शायद एज एन एग्जांपल हम नहीं उसको वो कर सकते। और दैट मीन्स रीजनेबल अकोमोडेशन यदि आपने नहीं दिया और आपने कहा नहीं नहीं ये तो काम नहीं कर सकते हैं, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। इसका एक और उदाहरण दूं मैं कि आप यदि ब्लाइंड यूजर हैं, ब्लाइंड एम्प्लॉय हैं, और आपको यदि कोई एम्प्लॉयर कहता है नहीं नहीं इनको भी ऐसा काम दो जिसमें सारा विजन से रिलेटेड ज्यादा काम है और इसमें विजन की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं जज हूं और मुझे कहा जाए कि नहीं सारे एविडेंस को आप सारे हाथों से लिखे हुए एविडेंस को या बाकी एविडेंस को जाकर आप आंखों से वेरीफाई कीजिए, एंड इफ आई एम बीइंग इंसिस्टेड, और वो काम मुझे जबरदस्ती दिया जाता है और मैं, स्वाभाविक है कि मैं अपनी डिसेबिलिटी की वजह से उसको खुद नहीं कर सकता हूं, तो दैट विल बी डिनायल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। रीजनेबल अकोमोडेशन वुड बी कि इस तरह का काम जो है वो साइटेड को दिया जाए, और जो काम में जहां साइट की जरूरत नहीं है या साइटेड असिस्टेंट के साथ वो काम कर सकते हैं तो उसको जॉइंटली दिया जाए, या वो काम दिया जाए मुझे जो मैं विदाउट विजन कर सकता हूं, देन इट वुड बी पार्ट ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। मैं बात करूंगा रीजनेबल अकोमोडेशन में और क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज अभी तक कोई लिखा हुआ पैमाना या लिखा हुआ टेबल सरकार की तरफ से नहीं आया है, ना ही रूल्स में आया है, ना ही इस कानून में आया है कि रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब क्या। रीजनेबल अकोमोडेशन को कानून में, हमारे इस कानून में डिफाइन किया गया है, नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट विदाउट इम्पोजिंग अ डिस्प्रोपोर्शनेट और अनड्यू बर्डन। मतलब जो आवश्यक है और अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन है या एडजस्टमेंट है जिसमें एम्प्लॉयर पर बहुत सारा डिस्प्रोपोर्शनेट अनड्यू बर्डन नहीं होता है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है, जिसका उद्देश्य है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अपने राइट्स को इक्वली एंजॉय कर पाए सभी के समान। दैट इज रीजनेबल अकोमोडेशन। सो यदि कोई कहे नहीं नहीं मेरा रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब है कि इतने करोड़ का ये इक्विपमेंट मुझे लाके दीजिए, देन आई कैन वर्क एंड दिस इज माई नीड। तो हम लग्जरी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अनड्यू बर्डन और डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन ऑन द एम्प्लॉयर और ऑन द गवर्नमेंट, वी आर टॉकिंग ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई करने की जरूरत है। I'll show you what we have done as advocacy groups, how we have suggested कि क्या क्या हो सकता है। लास्ट डेफिनेशन यूनिवर्सल डिजाइन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। यूनिवर्सल डिजाइन की बात की गई है अभी, एक्सेसिबिलिटी वर्सेस यूनिवर्सल डिजाइन। एक्सेसिबिलिटी मतलब एक सर्टेन ग्रुप के लोगों को सूट करता है, यूनिवर्सल डिजाइन मतलब है लार्ज वैरायटी ऑफ पीपल, लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ पीपल को वो की नीड्स को एड्रेस कर सकता है। हम प्रोडक्ट्स को ऐसे डिजाइन करें कि वो सबके लिए बेहतर हो, यूजेबल बाय ऑल हो जाए टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। और ये प्रोडक्ट ही नहीं, एनवायरमेंट भी हो सकते हैं, प्रोग्राम भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं, टीचिंग लर्निंग सिस्टम हो सकते हैं, एक कंप्यूटर हो सकता है। सो दैट इज यूनिवर्सल डिजाइन। और इसमें हम आईसीटी को भी, एडवांस टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करते हैं। और लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब खाली बस और रेल नहीं है, बट इसका मतलब रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पैरा ट्रांजिट सिस्टम फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सड़क और स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है, इसका मतलब वो भी एक्सेसिबल होना चाहिए। So these were the definitions. So we'll quickly come to the first important area, which is equality and non-discrimination. So section 3 है बहुत important,
ये कहता है जी सभी विकलांगजनों को अधिकार होगा कि वो जो राइट टू इक्वालिटी है, लाइफ विद डिग्निटी है एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज इंटेग्रिटी, उसको इक्वली विद अदर्स, सबके बराबर सबके समान उसको उसका भोग कर पाए, उसको एंजॉय कर पाए, उनको अधिकार होगा, ये सेक्शन 3 कहता है। इसके साथ साथ कुछ इसमें क्रेडिट भी दी गई है। ये एक और मैंडेट है कि सरकार जो है वो विकलांगजनों की कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए स्टेप्स लेगी बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट का मतलब आप लार्ज केवल एक्सेसिबिलिटी नहीं बल्कि एटीट्यूडनल बैरियर्स को भी हटाना, सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना, वो भी इसका भाव है। इसका तीसरा सेक्शन है, सब सेक्शन है कि किसी भी व्यक्ति को डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन की व्याख्या मैंने अभी आपको बताई इससे पहले। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे जब तक कि ये प्रसिद्ध कर दिया जाए कि जो भी आपका एक्शन है या ओमिशन है वो एक प्रोपोर्शनेट मीन्स है एक लेजिटिमेट एम को प्राप्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी एक इसका हवाला देते हुए 3.3 का हवाला देते हुए सभी पुलिस सर्विसेज को एग्जम्प्ट कर दिया गया था फ्रॉम द परव्यू ऑफ रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसको चैलेंज किया गया, कुछ संस्थाओं ने इसको चैलेंज किया और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, सभी सर्विसेज को आप आंख बंद करके कैसे चैलेंज कर कैसे बैन कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारे सीटिंग जॉब भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब भी होते हैं जो व्यक्ति विकलांग हो जाता है सर्विस के दौरान, वो भी इसको कर सकता है। सो जो स्टेशनरी सेडेंटरी जॉब्स हैं उनको भी किया जा सकता है, तो आप इसको बैन नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा है सरकार को कि आप इसको रिकंसिडर करें। सो इसके लिए भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, बहुत बढ़िया। इसका सबसेक्शन 4 है, वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं किया जा सकेगा उसके पर्सनल लिबर्टी की से केवल विकलांगता के आधार पे। मतलब क्योंकि आप विकलांग हैं आपको कोई बंद नहीं कर देगा कहीं कि उसको भाई इस रूम में बंद कर दो या इस इंस्टीट्यूशन में डाल दो या इसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दो या उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीन लो। यू कांट डू इट ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। इसीलिए आप देखेंगे जो किसी को चेंज करने के वो एक्शंस हैं या किसी को और बंद करने के एक्शंस हैं वो इसके 3-4 का साफ उल्लंघन है। इन एडिशन टू बहुत सारे प्रोविजंस हैं हमारे आईपीसी के अंदर भी, इंडियन पिनल कोड में भी, जो रेस्ट्रेनमेंट और इसके लिए के अगेंस्ट में है। बट दिस इज एन एडिशनल प्रोविजन कि आप डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे नहीं कर सकते किसी को। लास्ट है वो इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन का 3.5। उसमें सरकार को ये निर्देशित किया गया है कि सरकार नेसेसरी स्टेप्स लेगी कि सभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को रीजनेबल अकोमोडेशन दिया जाए, इंश्योर किया जाए। सो यू विल सी व्हेन इट जो शब्द यूज किया गया शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स, मतलब ये मैंडेटरी है और इंश्योर करने की बात की गई है सरकार के लिए। तो जहां नहीं इंश्योर हो रहा है वहां पर हमें एडवोकेसी करने की बहुत आवश्यकता है। क्विकली आई विल जस्ट कम टू एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन भी चैप्टर 3 पे आ जाता हूँ। हालांकि एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग और एक्सेस टू जस्टिस भी 2 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, सेक्शन 11 और सेक्शन 12, सो वो भी इससे जुड़े हुए हैं। चैप्टर 3 इज एजुकेशन। एजुकेशन में पहली बार आप देखेंगे हमारा जो कानून है ये 2 तरह की ग्रुप्स बनाता है। एक है व्यक्ति जो हम हैं वो हैं राइट होल्डर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो है राइट होल्डर्स, और जो सरकार है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो है ड्यूटी बेयरर्स। सो पहला कानून है जो सरकार को बाधित करता है, सरकार को निर्देशित करता है, मैंडेट देता है कि आपको ये करना है टू इंश्योर इक्वालिटी, टू इंश्योर राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो हमारा सेक्शन 16 है चैप्टर 3 एजुकेशन में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ड्यूटियां बताता है कि इनकी क्या ड्यूटीज क्या होंगी इनकी, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों को बहुत क्लियरली नहीं मालूम था कैसे करना है, कंफ्यूजन था। तो इस कानून में तो डिटेल ड्यूटियां बता दी गई हैं कि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, चाहे वो नर्सरी क्लास पढ़ा रहा है, चाहे वो एक पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी करा रहा है, उनकी क्या ड्यूटीज हैं। तो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के लिए क्या ड्यूटीज हैं, लेट अस सी। सरकार जो है वो दे शैल एंडेवर दैट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फंडेड और रिकॉग्नाइज्ड, चाहे पैसा दिया जा रहा है या रिकॉग्नाइज किया गया है सरकार के द्वारा, वो सब इंक्लूसिव एजुकेशन दें बच्चों को। और उसके इंक्लूसिव एजुकेशन देने के लिए क्या क्या करेंगे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एडमिट करें,
और उनको प्रॉपर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज दें, न केवल शिक्षा में बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर भी और रिक्रिएशन के अंदर भी, जैसे बाकी बच्चों को मौका मिलता है वैसे। बिल्डिंग कैंपस फैसिलिटीज को एक्सेसिबल बनाना है, वो तो ऑलरेडी है उसका हिस्सा। इसके अलावा रीजनेबल अकोमोडेशन देना उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल मैं डेफ ब्लाइंड हूँ तो मेरी एक सर्टेन नीड्स है, उसका रीजनेबल अकोमोडेशन क्या होगा। इफ आई एम ब्लाइंड तो रीजनेबल अकोमोडेशन मेरी क्या होगी, मेरी डेफ हूँ तो क्या होगी, दैट नीड्स टू बी जज्ड एंड नीड्स टू बी गिवन। नेसेसरी सपोर्ट इंडिविजुअलाइज्ड, व्यक्तिगत भी हो सकती है, या इन द एनवायरमेंट्स, ऐसे एनवायरमेंट में जहां पर मैक्सिमाइज हो व्यक्ति की एकेडमिक और सोशल डेवलपमेंट, जो इंक्लूजन के फुल गोल के साथ कंसिस्टेंट है, वो उस तरह की सपोर्ट दी जाना इसका एक मैंडेट है। इसी प्रकार जो ब्लाइंड हैं या डेफ हैं या डेफ ब्लाइंड हैं, उनको मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस में और मोड्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम से पढ़ाई करवाना। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज को टाइम पे डिटेक्ट करना ताकि उसके लिए सूटेबल पैडागोजिकल या दूसरे मेजर्स को एम्प्लॉय किया जा सके उनको ओवरकम करने के लिए। मॉनिटर करना पार्टिसिपेशन कि बच्चे कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं शिक्षा में, जो पर्सन चिल्ड्रन में डिसेबिलिटीज हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है, अटेनमेंट लेवल्स क्या है, और शिक्षा को पूरा कर रहे हैं हर बच्चे के बारे में ये मॉनिटर करना। मॉनिटर करने का मतलब है सरकार उसके बारे में रिकॉर्ड भी रखेगी, स्कूल्स उसके बारे में रिकॉर्ड भी रखेंगे कि जी हाँ पहले ये था और अभी इसका लेवल ये आ गया। सो अभी ये नहीं बोल सकते कि जहाँ जी बच्चा क्लास में आ गया और हमने इसका देख लिया। लर्निंग आउटकम भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट दे हैव लर्नड इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, हमने ये इंटरवेंशन किया और ये उसके अटेनमेंट लेवल्स हैं। इसी प्रकार बहुत से बच्चे जो है स्कूल नहीं पहुंच पाते, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का प्रावधान करना। अभी तक तो चला आ रहा है कि बच्चों को एक साल एक मुश्त एक पैसा दे दिया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर और कुछ और इस तरह की सुविधाओं के नाम पर, बट अब समय आ गया है कि हम इसमें और जवाबदेही निश्चित की जाए विभिन्न सरकारों की या विभिन्न अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स की, कि इन बच्चों को कि वो अटेंड कर सकें स्कूलों को, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी दी जाएं, और जो स्पेशली उनको जिनकी हाई सपोर्ट नीड्स हैं उनके लिए भी अटेंडेंट की सुविधा भी दी जाए, ऐसा ये कानून कहता है। सेक्शन 17 जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लिए जाएं, स्पेसिफिक मेजर्स लिए जाएं, उसके बारे में बताता है कि हर एक जो सरकार है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है जो स्कूल रन कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो सर्वे कराएंगे सारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का हर 5 साल में अपने एरिया में, और बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी क्या नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे और क्या उनकी नीड्स मीट हो रही हैं इसका सर्वे किया जाएगा। मतलब पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट है एक तरह का। 5 साल लगभग हमारे कानून को यदि हम 17 से बात करें तो 22 साल में हो जाएंगे। आई एम श्योर इस तरह के सर्वे के लिए हम एडवोकेसी की जा सकती है ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रॉम द फेडरेशन। इस पहला सर्वे की बात है कि पहला सर्वे 2 साल के अंदर ही किया जाएगा। आई एम नॉट श्योर इस सर्वे के रिजल्ट्स किया गया है और सर्वे के रिजल्ट्स कितने पब्लिक किए गए हैं सरकार के द्वारा या मिनिस्ट्री के द्वारा। आई थिंक आरटीआई में ये एक एरिया है जो पूछा जाना चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करना, ट्रेन करना और एम्प्लॉय करना टीचर्स को, स्पेशली टीचर्स जो हैं जो डिसेबल्ड हैं उनको भी एम्प्लॉय करना, वो साइन लैंग्वेज में और ब्रेल में प्रशिक्षित हों ऐसे टीचर्स को एम्प्लॉय करना। टीचर्स जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को अच्छे से समझते हैं, उनके बारे में ट्रेंड हैं, उनको एम्प्लॉय करना। प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट कर सकें, उस स्टाफ को ट्रेन करना, सभी लेवल की एजुकेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके अलावा रिसोर्स सेंटर स्थापित करना स्कूल लेवल स्कूल्स के लिए। ऑगमेंटेटिव और अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इंतजाम करना, ब्रेल इन सब के लिए इंतजाम करना, ताकि बच्चे की जो डेली कम्युनिकेशन नीड्स हैं वो भी पूरी हो सके और वो सीख सके। इसके अलावा बुक्स, लर्निंग मटेरियल्स, असिस्टेड डिवाइसेस, ये सब बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता। इसके अलावा स्कॉलरशिप देना बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बच्चों को, और सूटेबल मॉडिफिकेशन, क्यूरिकुलम के अंदर जो मॉडिफिकेशन की जानी है बच्चे की डिसेबिलिटी के मुताबिक। जैसे आप देखते होंगे ब्लाइंड बच्चों के लिए जो मैप्स या इस तरह के जो डायग्राम्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन दिया जाता है। तो एग्जामिनेशन सिस्टम में भी इस तरह के मॉडिफिकेशन करना कि उसके इवैल्यूएशन सिस्टम को हम चाइल्ड सेंट्रिक बनाएं, चाइल्ड की नीड को देखते हुए बनाएं। इसके बाद स्क्राइब
और एमानुएंसिस या एग्जाम्पशन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज, इसकी बात भी इसमें है, रिसर्च की बात भी है, एडल्ट एजुकेशन की भी बात भी है। सो दिस वाज अबाउट इन जनरल एजुकेशन। जो विकलांग जन है, बेंचमार्क वाले जन हैं, जो मतलब जिनको 40% से ऊपर हैं, उनके लिए चैप्टर 6 में सेक्शन 31 कहता है कि फ्री एजुकेशन दी जाएगी अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये हमारा कानून है, राइट, ये जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 का, उसके अंतर्गत तो है ही। इसके अलावा इस कानून के अंतर्गत भी ये प्रावधान दिए गए हैं कि 18 साल, बाकी बच्चों के लिए 15 साल है, 14 साल है, विकलांगजनों के लिए इट्स अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था को जारी रखा गया है। आप देखेंगे पहले पिछले कानून में थोड़ा कंफ्यूजन था कि किस तरीके से एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो शायद एम्प्लॉयमेंट का समझ रहे थे, बट इसमें बहुत क्लियर लिखा है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल फैसिलिटीज में तो सबको बाय डिफॉल्ट लेना ही लेना है, फ्री एजुकेशन की बात है, बट उससे ऊपर जो है वहां पर हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हर एक जो 5% रिजर्वेशन की बात है, यहाँ पर 5% सीट्स रखी जाएंगी सभी इंस्टीट्यूशन में जो सरकारी हैं या सरकार से एड प्राप्त करते हैं, वो सीट रिजर्व करेंगे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। और अपर एज लिमिट भी जो है उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा ताकि बच्चे जो लेट हो गए हैं पढ़ाई में पढ़ सकें। सो दिस इज अबाउट एजुकेशन प्राइमरली। इसके कनेक्टिंग रूल्स भी निर्धारित किए गए हैं। जो हमारे 2017 के रूल्स हैं उसमें चैप्टर 3 में नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में एक नोडल ऑफिसर होगा जो इस तरह के मैटर्स हैं, विकलांग बच्चों के एडमिशन से संबंधित जो मैटर्स हैं या उनको जो क्या फैसिलिटीज दी जानी है उससे संबंधित मैटर्स हैं, उनको सेक्शन 16 और सेक्शन 31 को इम्प्लीमेंट करने के रोल दिया गया है नोडल ऑफिसर को। उसका काम है, आप कहीं भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है, एजुकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई और डेटा चाहिए, तो आप ये जो सेक्शन 16 और 31 को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में अपॉइंट किए गए हैं, उनसे आप डायरेक्ट संवाद स्थापित कर सकते हैं। और आपको कोई सहायता चाहिए या आपको कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए, यू कैन अप्रोच दीज ऑफिसर्स। अब मैं आता हूँ अगला जो इशू है मेजर है एक्सेसिबिलिटी। और एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इशू है फॉर इंश्योरिंग इंक्लूजन, बिकॉज इसके बिना इंक्लूजन संभव नहीं है। तो सेक्शन 40 सरकार को अधिकार देता है, केंद्र सरकार को, कि वो चीफ कमिश्नर के साथ कंसल्टेशन में रूल्स को फॉर्मुलेट करेगा एक्सेसिबिलिटी के विभिन्न विषयों पर। तो विभिन्न विषय क्या हो सकते हैं भाई? बिल्ट एनवायरनमेंट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो सकता है, आईसीटी हो सकता है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो सकती है, सिस्टम्स हो सकते हैं, और दूसरी फैसिलिटीज और सर्विसेज हो सकती हैं जो रूरल और अर्बन एरियाज में लोगों को उपलब्ध करवाई जाती हैं इन जनरल। तो उन सब की एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी इसके ऊपर रूल बनेंगे। आप देखेंगे जब ये कानून 2017 में नोटिफाई किया गया या रूल्स नोटिफाई किए गए, उस वक्त हमारे पास ज्यादा रूल्स तैयार नहीं थे। उस वक्त हमारे पास बिल्ट एनवायरनमेंट के रूल्स तैयार थे तो वो नोटिफाई हो गए, एक बस बॉडी कोड था वो नोटिफाई हो गया, एक हमारे वर्ल्ड वाइड वेब W3C का कंप्लायंस था वो GIGW का स्टैंडर्ड था वो उन्होंने नोटिफाई कर दिया, और एक अपना डॉक्यूमेंट की एक्सेसिबिलिटी का कि OCR एक्सेसिबल होना चाहिए एंड आपका ई पब्लिकेशन फॉर्मेट में होना चाहिए। तो उतना स्टैंडर्ड हमने सेक्शन 40 में नोटिफाई कर दिए थे। बाकी सर्विसेज के, फैसिलिटीज के और ICT के स्टैंडर्ड्स नहीं बने थे और अब वो इस दौरान बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बन के तैयार हैं। ICT का स्टैंडर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ऑलरेडी बना दिया है एंड आई एम सौभाग्य से मैं भी उस कमेटी का हिस्सा हूँ जिसने स्टैंडर्ड्स का फाइनली बनाए हैं। ICT का कन्फॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी बन गया है और रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड तो पहले बन गया था नवंबर में, अभी ये 1.5-2 महीने पहले ये भी नोटिफाई हो गया है, 1.5 महीने पहले। सो ये सब फ्रीली उपलब्ध है। मैं आप सबको एनकरेज करूंगा कि आप सब इन स्टैंडर्ड्स को प्लीज पढ़िए और देखिए, जो भी एप्लीकेशंस बन रहे हैं वो ICT स्टैंडर्ड्स के अनुरूप होने चाहिए, तो आपको उससे बड़ी मदद मिलेगी। सो क्विकली कमिंग टू सेक्शन 41 एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट में भी सरकार का ये मैंडेट है सरकार को कि वो सारे व्यक्तियों, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बस स्टॉप हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इनको इन एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को जो बनेंगे उनसे कंप्लाई करते हुए होने चाहिए। इसके अलावा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, उनके डिजाइन जो है वो कंफर्म करने चाहिए
पुराने जो ट्रांसपोर्ट है उनको रेट्रोफिट किया जाएगा, पुरानी बसें हैं या पुराने और हमारा ट्रेन की बोगीज हैं, जब तक नई नहीं आ रही हैं पुरानी को आप वो करें, उसको चेंज करें जहां भी टेक्निकली फिजिबल है। इसके अलावा रोड्स की एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड्स पर बसें चल सकें, लो फ्लो बसें चल सकें, साथ में साइड वॉक हो जहां पर सेफली ब्लाइंड लोग चल सकें, साइकिलिस्ट के से टक्कर ना खाएं, बसों के कंफ्लिक्ट में ना आए, सो एंड क्रॉसिंग उनकी ईजी हो। सो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट जो सेक्शन 41 का हिस्सा है। इसके अलावा सेक्शन 41 ये भी कहता है कि पर्सनल मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए सरकार स्कीम्स लाएगी, और ये स्कीम्स के मुताबिक व्यक्तियों को एफोर्डेबल कॉस्ट पर क्या क्या दिया जाए, एफोर्डेबल कॉस्ट पे लोग खरीद सकें अपने मोबिलिटी के इक्विपमेंट, उसमें इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, कंसेशन दिए जा सकते हैं, रेट्रोफिटिंग हो सकती है व्हीकल्स की, और पर्सनल मोबिलिटी असिस्टेंस प्राप्त हो सकती है अंडर सेक्शन 41। तो आप देखेंगे एक आप सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा था कि बहुत पहले जो शारीरिक विकलांग हैं वो लोग कार खरीद सकते थे और उसके लिए काफी सारे कंसेशंस थे जो सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं, पर धीरे धीरे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जहां पर डेफ व्यक्तियों को डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिस्कशन था, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कानून जो है वो टाइप ऑफ एंड कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी के बेसिस पे कोई वो डिफरेंशिएट नहीं करता है। इसका मतलब आप केवल ब्लाइंड व्यक्तियों को या एक विशिष्ट कैटेगरी के व्यक्तियों को ही डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे, बाकी को नहीं देंगे, ये चलेगा नहीं, क्योंकि हमारा एक्ट जो है वो विद इन डिसेबिलिटी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। सो उसके बाद से आप देखेंगे डेफ एम्प्लॉइज को भी डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलाउ हो गया, बाकी डिसेबिलिटीज को भी डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलने लगा। ऐसा ही मुद्दा आया था कि ये कारों का जो कारों के ऊपर जो कंसेशन है या जीएसटी कंसेशन है या बाकी रोड टैक्स का कंसेशन है, ये कंसेशन फिजिकल डिसेबल्ड को क्यों उन्हीं तक सीमित क्यों रखना है? व्हाई कांट ब्लाइंड पर्सन आल्सो यूटिलाइज इट? क्योंकि मालिक तो वो भी बन सकता है ना, हाईवे पे जा रहे हैं, आपका टोल टैक्स इतना लगता है, तो उसमें उनकी मोबिलिटी को एनकरेज करने के लिए ये प्रावधान किया जाना चाहिए। तो ये केस लड़ा गया था सीसीबीटी कोर्ट में, और आई थिंक अभी शायद उसकी कमेटी बनी, कमेटी ने फाइनलाइज भी कर दिया है। तो उसका जो रिजल्ट ये है कि कोर्ट के द्वारा रिकमेंड ये किया गया है कि ब्लाइंड व्यक्ति भी कार खरीद सकते हैं कंसेशन पर, उनको भी जीएसटी कंसेशन मिलेगा, उनको भी रोड टैक्स कंसेशन मिलेगा, वो नहीं चलाएंगे, उनका ड्राइवर चलाएगा, देयर हायर अ ड्राइवर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसमें जहां नहीं हुआ है जिस राज्य में, आप उसको टेकअप कर सकते हैं। 42 आईसीटी के बारे में है, एक्सेस टू आईसीटी, जिसमें मैंडेट है सरकार के लिए कि अप्रोप्रिएट सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो जितना भी कंटेंट है आईसीटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सारा कंटेंट ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में होगा। ये सरकार को निर्देश है। दूसरा निर्देश है कि सभी व्यक्तियों को, सभी विकलांगजनों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक्सेस दिया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग ऑडियो डिस्क्रिप्शन। भी जो मैं भी ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं दिख रहा कि जिस इस प्रोग्राम में क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, तो उसका एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा और क्लोज कैप्शनिंग की जाएगी। तो ये 3 अलग अलग चीजें हैं, ऑल्टरनेट नहीं है। बहुत जगह मैंने देखा वो उनका अंडरस्टैंडिंग है हम ऑडियो डिस्क्रिप्शन दे देंगे बस, नहीं हम खाली क्लोज कैप्शनिंग दे देंगे बस। ये तीनों को ही दिया जाना है, यहाँ कोई और या ऑप्शन नहीं है। ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी देना है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन भी देना है और क्लोज कैप्शनिंग भी देना है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है उसमें है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं या इक्विपमेंट हैं जो हमारे एवरीडे यूज के लिए है, उनको यूनिवर्सल डिजाइन में उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा सेक्शन 42 कहता है। 43 कंज्यूमर गुड्स के बारे में है, जिसमें बात की गई है कि सरकार जो है वो प्रमोट करेगी मेजर्स प्रमोट करने डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों का यूनिवर्सल डिजाइन प्रोडक्ट्स हों, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हों, एक्सेसरीज हों जनरल यूज के लिए, उसको प्रमोट करेगी सरकार। तो इसके ऊपर भी अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, और कुछ चीज़ों पर जैसे रेफ्रिजरेटर है, हमारे घर के रोजमर्रा की चीज़ें, प्रेशर कुकर है, मोबाइल फोन्स हैं, आपका लैपटॉप्स हैं और घर की वॉशिंग मशीन्स हैं, इन सब के ऊपर भी धीरे धीरे जनरल स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं कि इनको आप कैसे एक्सेसिबल बनाएं, कैसे सभी डिसेबिलिटी के लोग इंडिपेंडेंटली इनको यूज कर सकें। सो दैट वाज अबाउट द एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। क्विकली इसके बारे में कानून ये भी कहता है सेक्शन 44 में कि जी चेक्स एंड बैलेंसेस एक्ट ने क्रिएट किए हैं कि जी बिल्डिंग हमने कानून तो बना दिए, लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे, इसका बैलेंसेस कैसे करेंगे। तो इसमें 2 बैलेंस सेक्शन 44 में है। एक ये है कि कोई भी बिल्डिंग के संबंध में कोई बात आएगी
तो बिल्डिंग में परमिशन नहीं ग्रांट की जाएगी, किसी भी बिल्डिंग को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी जब तक कि जो बिल्डिंग प्लान है वो एक्सेसिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट नहीं करता है। दूसरा चेक एंड बैलेंस है कि जी अच्छा जी आपने बना लिया, अब बन गया और आपने एक्सेसिबिलिटी नहीं की उसमें, तो किसी भी बिल्डिंग किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट यहाँ लिखा है देखिएगा, जो टर्म देखिएगा मैंडेटरी ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स में जो टर्म लिखा है वो है एस्टेब्लिशमेंट, ये नहीं कहता है गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। प्राइवेट भी इंक्लूडेड, जहां भी एस्टेब्लिशमेंट की व्याख्या है वो है प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, दोनों है। तो प्राइवेट पर भी लागू होगा ये और सरकार पर भी लागू होगा। किसी बिल्डिंग को नहीं आने दिया जाएगा, परमिशन नहीं दी जाएगी, आ गई है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन नहीं इशू किया जाएगा, या उसको बिल्डिंग की ऑक्यूपेशन लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी, नहीं अलाउ किया जाएगा जब तक कि वो बिल्डिंग एक्सेसिबल ना हो। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी हमको एडवोकेसी करने की आवश्यकता है। कानून बड़ा स्ट्रांग है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमको अपने अपने जिलों में एक एक्सेस ऑफिसर अपॉइंट करने की बात की जानी चाहिए कि हर जहां भी बिल्डिंग प्लान्स पास होते हैं वहां पर एक एक्सेस ऑफिसर हो और एक एम्पैनल्ड एक्सेस ऑडिटर हो। ग्रुप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो सकते हैं, एक ट्रेंड एक्सेस ऑडिटर हो सकता है, सर्टिफाइड एक्सेस ऑडिटर हो सकते हैं। वो उस बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने से पहले उसको इंस्पेक्ट करें और एक सर्टिफिकेट दें कि यस दिस बिल्डिंग इज कंप्लायंट विद एक्सेसिबिलिटी मैंडेट ऑफ द लॉ, तब वो सर्टिफिकेट मिले। इस तरह का प्रोविजन हर म्यूनिसिपैलिटी में, बिकॉज बिल्डिंग जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है और क्योंकि ये यूएन कन्वेंशन से निर्धारित कानून है तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन से राज्य में, पूरे देश में लागू होगा। ये हमारा संवैधानिक सिस्टम है कि यदि देश किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन करता है तो वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट होगी। कोई राज्य ये नहीं कह सकेगा कि नहीं ये तो स्टेट सब्जेक्ट है तो इस पे तो मैं जो चाहूंगा वो होगा, आप केंद्र जो कहेगा वो नहीं करूंगा, ऐसे नहीं बोल सकते। बिकॉज इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है और इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स यदि किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन करता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशंस को एक कमिटमेंट देता है कि हम अपने यहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को या सिटीजन विद डिसेबिलिटीज को ये सुविधाएं देंगे और ये हम इंश्योर करेंगे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, तो वो सभी पर लागू होगा, न केवल केंद्र बल्कि राज्यों पर भी। सो दैट इज सेक्शन 44 मैंडेटरी ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स। सेक्शन 45 है जो टाइम लिमिट निर्धारित करता है कि जी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितने समय में पूरा होगा। जो नया तो होगा वो तो होगा ही होगा एक्सेसिबल, उसको तो नहीं आने दिया जाएगा जब तक वो एक्सेसिबल ना हो, लेकिन पुराना जो है उसके लिए भी टाइम लिमिट निर्धारित की गई है। मैंने जैसे बताया 5 वर्ष बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए थी, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स। और उसमें 2 प्रावधान थे, एक था 5 साल के अंदर बनाना है, 5 साल इस जून में पूरे हो रहे हैं। और दुख की बात यह है कि बहुत सारे जो ऑफिस हैं वो अभी भी एक्सेसिबल नहीं है और उन्होंने अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया है। और अब ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार इस मूड में है कि उनको एक मौका दे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर उस डिपार्टमेंट को जिसने अभी तक बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं बनाई है, वैसे पहले हम सेक्शन 45 पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं बताता हूँ कि कानूनी रूप से क्या उचित है और क्या किया जाना चाहिए। तो पहला है 5 साल के अंदर बनना है। दूसरा जो पैरामीटर था सेक्शन 45 का वो ये था कि हर एक सरकारी एस्टेब्लिशमेंट, हर एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज एक फॉर्मुलेट करेंगे एक्शन प्लान बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइजेशन और उसको पब्लिश करेंगे। ऑफकोर्स जब कोई भी सरकार पब्लिश करती है तो पब्लिक कंसल्टेशन के साथ करेगी पब्लिश, एक एक्शन प्लान बनाएगी कि हम कैसे इन 5 सालों में इसको एक्सेसिबल करेंगे। ये एक्शन प्लान एक हिस्सा था इसका। यहाँ पर गलती कमी ये हुई एडवोकेसी में कि जब कानून लागू हुआ उसके बाद हम सब ये खुश होकर बैठ गए कि अरे 5 साल मिले हैं, ये सब लोग एक्सेसिबल हो ही जाएगा, प्रधानमंत्री ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में लागू कर दिया है तो अब तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अपने आप टॉप लीडरशिप के एक्शन के बावजूद जब तक जो यूजर्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, वो जब तक अपना फुल योगदान नहीं देते हैं, तब तक जो करने वाले हैं, देखिए सरकार कानून बना सकती है, प्रधानमंत्री एक कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, बट इवेंचुअली इसको इम्प्लीमेंट करने वाले तो हमारे बीच के लोग हैं ना, जो अधिकारी हैं वो हैं, म्युनिसिपल एजेंसीज हैं वो हैं, और जितने तरह की म्युनिसिपल एजेंसीज हैं एक ही शहर के अंदर, दिल्ली में देखें तो आज 4 म्युनिसिपल एजेंसीज हैं, एनडीएमसी भी है और एमसीडी भी 3 भागों में बट गई थी,
एक दिल्ली गवर्नमेंट बोर्ड भी है, अब तो चलो एमसीडी एक हो गई है, बट इतनी एजेंसीज में आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? सो अब इम्पोर्टेंट ये है कि वी ऑल्सो नीड टू प्ले अ रोल। सरकार का कहना है कि 5 साल हो गए हैं, अभी तक किसी ने ये एक्शन प्लान भी सबमिट नहीं किया है, तो देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर। अब हमें ये देखना है कि जब भी सरकार बात करे कि उसको एक्सटेंड किया जाएगा इस टाइम को, तो उसको एक्सटेंड करने के समय सरकार हर वो डिपार्टमेंट जिसने ये काम नहीं किया है वो एक्सटेंड करने के लिए टाइम मांगे। ये प्रोविजन देखिए सेक्शन 45 का, ये कहते हैं प्रोवाइडेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंशन देगी स्टेट्स को ऑन केस टू केस बेसिस फॉर एडहेरेंस टू दिस प्रोविजन डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड अदर रिलेटेड पैरामीटर्स। ये इसका प्रोविजन है। इसका मतलब सरकार किसी राज्य को यदि ये एग्जम्पशन देगी तो उस राज्य को अर्थात उस सभी डिपार्टमेंट्स को, एस्टेब्लिशमेंट्स को एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि भाई हम ये अभी तक नहीं कर पाए हैं और हमें प्लीज एक्सटेंशन दीजिए और हम इतने समय में ये हमारा एक्शन प्लान है और इसके अनुसार हम इसको कर देंगे। तो ये अभी यूनियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए या हमारे सभी एक्टिविस्ट उनको भी ये करना चाहिए कि हम इंसिस्ट करें कि जिसने अपना काम अभी तक नहीं किया है अंडर सेक्शन 45 और वो एक्सटेंशन का प्रार्थी है तो एक्सटेंशन की प्रार्थना दे, और ये साथ साथ एक्सटेंशन की प्रार्थना के साथ साथ एक फॉर्मुलेट किया हुआ एक्शन प्लान बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइजेशन उस एप्लीकेशन के साथ लगाए जो एप्लीकेशन है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए, कि जी हमें 2 साल की मोहलत दे दीजिए या हमें 1 साल की मोहलत दे दीजिए और हम इसको कर लेंगे। वो एक्शन प्लान के बिना सरकार को, किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी सरकार को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए। ऐसा हम सबको मिलकर एडवोकेसी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार की एडवोकेसी सेक्शन 46 में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर सर्विसेज की बात है जो 2 साल में पूरी होनी थी। 2 साल 2017 से 19 में खत्म हो गए, लेकिन 19 के बाद से बहुत मेजर एडवोकेसी इस विषय पर नहीं हुई है। सो दिस इज एक्सेसिबिलिटी के लिए रूल्स है, बिकॉज कभी भी कोई कानून बनता है तो उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल होते हैं। सेक्शन जो रूल 15 है हमारे रूल्स का, आरपीडब्ल्यूडी रूल्स 2017 का, वो एक्सेसिबिलिटी के लिए रूल निर्धारित करता है, जिसमें बताया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग के लिए स्पेस स्टैंडर्ड्स हैं, बसेस के लिए बस बॉडी कोड है, और आईसीटी के लिए वेब स्टैंडर्ड हैं और डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड्स हैं। और अब जो बाकी स्टैंडर्ड नहीं है वो अभी बन रहे हैं, वो मुझे लगता है बाय एंड ऑफ दिस ईयर सरकार उनको भी इसी एक्ट के अंतर्गत नोटिफाई कर देगी, और उनकी टाइमलाइन जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तब से शुरू होगी। तो इसका मतलब उन सब विषयों पर, जिन विषयों पर अभी स्टैंडर्ड बन रहे हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स को या एस्टेब्लिशमेंट को अभी समय थोड़ा और मिलने वाला है। लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, हम सब एज एक्सपर्ट्स और एज यूजर्स हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी उन्हें टाइम मिले तो हमारा पहला काम हो कि हम उनको इंसिस्ट करें कि आप प्लीज हमको ये बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइजेशन प्लीज फॉर्मुलेट एंड पब्लिश द एक्शन प्लान इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स, कि आप कैसे जो टाइम लिमिट आपको मिली है लॉ में, ताकि ये गलती दोबारा ना हो जो अभी हमसे पिछले 2 साल में 5 साल में हो गई है। वो एज एक्टिव यूजर्स हम ये गलती दोबारा ना करें कि जैसे ये नोटिफिकेशन होता है हम इन सभी डिपार्टमेंट्स के पीछे पड़ जाएं कि आप ये एक्शन प्लान को पब्लिश कीजिए। दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, सेक्शन 45(2) में रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज आप इसको सबमिट करें सो दैट वी कैन फॉलो इट अप, कि आपको अगली एक्सटेंशन ना मांगनी पड़े और बात देना हो सरकार उसको देने के लिए। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सेक्शन 16 बात करता है रिव्यू ऑफ एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स की। हर समय पर ये इसको रिव्यू करेंगे एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को। जैसे आप देखेंगे बिल्ट एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड्स को 16 में बने थे, उनको भी 21 में रिव्यू किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने उसको रिव्यू किया है और नए स्टैंडर्ड्स को बनाया है। दिस इज एक लास्ट एरिया में कवर करना चाहता हूँ। आई होप मेरे पास समय है, यदि मुझे परमिशन। बिल्कुल, आराम से। ओके। सो चैप्टर 7 जो है वो पर्सन विद हाई सपोर्ट नीड्स की बात करते हैं। इसके बारे में बहुत शांति है, नई बात की अभी तक अधिक बात नहीं की गई, एडवोकेसी उतनी नहीं की गई है। हर राज्य में ये काम किया जाना है। हमने शुरू में बात की थी कि 3 तरह के पर्सन विद डिसेबिलिटीज को डिफाइन किया गया है इस एक्ट में। एक है पर्सन विद डिसेबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, एक है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और एक है पर्सन विद हाई सपोर्ट नीड्स डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडीज विद हाई सपोर्ट नीड्स। मतलब
वो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं और उनकी नीड्स हाई सपोर्ट की है। इसके बारे में 38 सेक्शन में स्पेशल प्रोविजंस हैं और ये लागू होता है एजुकेशन के संबंध में भी, और बाकी हमारे जो एक्सेसिबिलिटी के प्रोविजंस है उसके बारे में भी लागू होता है। इक्वालिटी में भी लागू होगा, बिकॉज इक्वालिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा प्रोवाइडिंग हाई सपोर्ट नीड्स, क्योंकि इसके बिना वो इक्वालिटी नहीं एंजॉय कर पाएगा। इसलिए मैं इसको इस सेक्शन को इंक्लूड करना चाहता हूँ। इसमें प्रावधान ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या जो अपने आप को ऐसा समझता है कि उसको नीड है हाई सपोर्ट की, या उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति या उसके बिहाफ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर सकती है अथॉरिटी को। जो उस अथॉरिटी को नोटिफाई कौन करेगा? भारत अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। वो उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि जी मुझे हाई सपोर्ट नीड्स की आवश्यकता है, रिक्वेस्ट करते हुए एप्लीकेशन देंगे। ये एप्लीकेशन जब मिलेगी उस अथॉरिटी को जो नोटिफाई की गई है, सैडली बहुत सारे राज्यों में अभी तक इसको नोटिफिकेशन नहीं किया गया है, ये अथॉरिटी रेफर कर देगी उस केस को एक असेसमेंट बोर्ड को। वो असेसमेंट बोर्ड में क्या होगा? ऐसे मेंबर्स होंगे जो भारत सरकार प्रेस्क्राइब करेगी भी कौन कौन मेंबर होंगे, उसके अनुसार एक असेसमेंट बोर्ड बनेगा। ये ऑलरेडी जो हमारे असेसमेंट बोर्ड के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, आरपीडब्ल्यूडी अमेंडमेंट रूल्स, ये जो 2017 के रूल्स हैं, इनका एक अमेंडमेंट भी निकला है 2019 में, उसमें असेसमेंट बोर्ड के बारे में नोटिफाई कर दिया गया है कि हु विल फॉर्म पार्ट ऑफ असेसमेंट बोर्ड। तो इस असेसमेंट बोर्ड को ये एप्लीकेशन चली जाएगी। उसके बाद ये असेसमेंट बोर्ड जो है वो असेस करेगा इस केस को उस मैनर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसेस बताएगी अंडर द रूल्स, कि इस रूल्स के माध्यम से आप इस रूल्स को फॉलो करते हुए आप इसको असेस करेंगे उसकी नीड्स को, और ये इस रिपोर्ट को उस अथॉरिटी को भेज देंगे जिसने एप्लीकेशन भेजी थी। It will send a report to authority certifying the need of high support and its nature, भी क्या नेचर है इसके हाई सपोर्ट का, और सर्टिफाई करते हुए उसको रिपोर्ट भेज देंगे। ये रिपोर्ट मिलने के बाद वो अथॉरिटी जो स्टेट की है वो स्टेप्स लेगी उस सपोर्ट को प्रोवाइड करने का। तो एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में वो अथॉरिटी निर्धारित कर सकती है जी हम कोई रेलेवेंट स्कीम बना लें। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति की नीड ये है कि भाई उसको सुसुपोटी करने के लिए भी एक सपोर्ट चाहिए, वो अपने आप उठ नहीं सकता है, उसको फुल सपोर्ट है, मतलब ही इज लाइंग, फॉर एग्जांपल ही इज क्वाड्रिप्लेजिक, बेड में पड़ा है ना, हाथ से भी डिसेबल्ड है और पैरों से भी डिसेबल्ड है, एंड ही इज लाइंग ऑन बेड, और उसकी नीड है एक फुल टाइम ह्यूमन सपोर्ट। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए सरकार जो है वो रेलेवेंट स्कीम बनाएगी और ऑर्डर्स निकालेगी इसकी उसको कैसे सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, या जो सपोर्ट देने वाला है उन व्यक्तियों को हम ट्रेन करेंगे और वो उन नर्सेस को ट्रेन करेंगे और उनको प्रोवाइड करेंगे। सो ये सारा का सारा काम होना बाकी है। ये सारा काम अभी मैक्सिमम गवर्नमेंट्स ने नहीं किया है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू वर्क ऑन। हम सबको इस पर एडवोकेसी करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते हैं, जैसे जैसे आपको यदि मल्टीपल डिसेबिलिटी हो जाता है तो आपकी नीड्स बढ़ जाती हैं, एंड वी ऑल नीड टू ट्राई फॉर इट। सो आई थिंक आई विल जस्ट स्टॉप हियर। रीजनल अकोमोडेशन का जो विकास कुमार का जजमेंट था वो शायद आपको पता है। यदि आप कहें तो इसको पैरा पढ़ सकते हैं। हाँ, if you have time because you were in a hurry, पर हमें कोई जल्दी नहीं है। Okay. अगर आप so I'll just read out section 40। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, विकास कुमार बहुत फेमस जजमेंट हुआ है, जिसने जैसे मैं शुरू में बताया कि उसमें भी उन्होंने रीजनेबल अकोमोडेशन को अंडरलाइन करते हुए एक पुराने जजमेंट को कहा कि उसको साइड नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उस जजमेंट में जिसमें एक ब्लाइंड लॉयर को मना कर दिया गया था कि यू कैन नॉट बिकम जज, क्योंकि आपको विजन नहीं है, आपको विजन चाहिए, उसको ओवररूल करते हुए उसके बारे में कमेंट करते हुए कि वो केस साइड नहीं किया जा सकेगा, बिकॉज उसमें रीजनेबल अकोमोडेशन के बारे में बात नहीं की गई थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 पैरा है 45 एंड 46 उस जजमेंट के, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। 45 पैरा जो है इस जजमेंट का कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन एक्नॉलेजेस दैट इफ डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट हैज टू बी रेमेडिड, conditions have to be affirmatively created for facilitating the development of the disabled. Reasonable accommodation is founded in the norm of inclusion. Exclusion results in the negation of individual dignity and worth
or they can choose the route of reasonable accommodation where each individual's dignity and worth is respected. Under this route, the powerful and the majority adapt their own rules and practices within the limits of reason and short of undue hardship to permit realization of these ends. ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और 46 में कहता है कि डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रिंसिपल है रीजनेबल अकोमोडेशन का, ये पोस्टुलेट करता है कि the conditions which exclude disabled from full and effective participation as equal members of society have to give way to an accommodative society. जो ऐसे accommodative society जो differences को accept करती है, उनकी needs को respect करती है और facilitate करती है of creation of an environment जहां पर societal barriers और disabilities को हम धीरे धीरे progressively answer कर रहे हैं, उसको respond कर रहे हैं, उसको resolve कर रहे हैं. Accommodation implies a positive obligation. सरकार की ओर एक positive obligation है to create conditions conducive to the growth and fulfillment of disabled in every aspect of their existence. चाहे वो स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे वो मेंबर ऑफ वर्कप्लेस के रूप में हो, चाहे पार्टिसिपेंट्स इन गवर्नेंस के रूप में हो, चाहे ऑन अ पर्सनल प्लेन इन रियलाइजिंग एंड फुलफिलिंग प्राइवेसीज ऑफ फैमिली लाइफ. जो अकोमोडेशन है, जो लॉ मैंडेट करता है, ये रीजनेबल बात की गई है, रीजनेबल होनी चाहिए बिकॉज इट हैज टू बी टेलर्ड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच कंडीशन ऑफ डिसेबिलिटी. और जो एक्सपेक्टेशन है, expectation which every disabled person has are unique to the nature of disability and character of impediments which are encountered as its consequence. So ये दो पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते हैं कि इसकी यदि आपने ये नहीं दिया है, दैट मीन्स यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यदि आपको इस पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी हम लोग कर सकते हैं एज अ फेडरेशन एंड एज मेंबर्स ऑफ द फेडरेशन. कुछ रीजनेबल अकोमोडेशन वर्कप्लेस पर जिसपे मैंने एक बुक लिखी है, होपफुली ये बुक जल्दी आ जाएगी बाहर. सो इट इज बेसिकली फॉर BFSI सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में है कि वहां पर हम कैसे रीजनेबल अकोमोडेशन वर्कप्लेस पे दे सकते हैं टू इंक्लूड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, बिकॉज इस सेक्टर में बहुत सारे हमारे ब्लाइंड फ्रेंड्स काम करते हैं. सो मैं आपको 3-4 बता सकता हूँ एंड क्विकली देन प्रॉब्ली मॉडिफाइंग असेसमेंट प्रोटोकॉल्स एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स. प्रमोशन के लिए, करियर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के लिए या दूसरे रिलैक्सेशंस हैं, जो स्किल टेस्ट में हम अपेयर करते हैं, वहां पर हम असेसमेंट प्रोटोकॉल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं एज रीजनेबल अकोमोडेशन. अभी मैं देख रहा था एक केस मेरे पास आया था बैंकिंग का, उसमें ग्रुप ए में रिजर्वेशन, तो आप देख रहे हैं नया जो आया है उसमें ग्रुप ए के रिजर्वेशन को बहुत लिमिट कर दिया गया है ओनली फॉर फर्स्ट लेवल. ज्वाइनिंग यदि ग्रुप ए में हो गई तो उसके बाद आप भूल जाइए, आपको कोई प्रमोशनल एवेन्यूज मिलेगा. हालांकि इट हैज टू बी चैलेंज्ड बिकॉज दिस इज नॉट एज पर द मैंडेट ऑफ द लॉ. पुराना लॉ जिसको इंटरप्रेट किया था जस्टिस भट्ट ने या बाकी जुडिशरी ने, वो कहीं भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता नहीं दिख रहा है, या उसकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो नया DOPT का मेमोरेंडम है वो उसके हिसाब से नहीं है. इट इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव, क्योंकि बाबूज ने बनाया ना, वो नहीं चाहते कि कोई भी डिसेबल्ड हमारे इस पैरामेडिकल स्ट्रक्चर होता है जब आप सीनियरिटी में जाते हैं ग्रुप ए में, तो वो नहीं चाहते कि कोई डिसेबिलिटी की वजह से हमारे ऊपर आके बैठ जाए और हमको कमांड करे, क्योंकि पैरामेडिकल स्ट्रक्चर में प्रमोशन के एवेन्यूज कम हो जाते हैं. तो इसलिए उन्होंने उसको लिमिट कर दिया फर्स्ट स्टेप तक कि आपने ज्वाइन कर लिया और एक ग्रुप में, उसके बाद आप फ्यूचर में यू कांट डिमांड रिजर्वेशन. और हो सकता है इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि एटीट्यूडल बैरियर्स की वजह से व्यक्ति वहां फंसा रह जाए लंबे समय तक. तो अभी हमने देखा है केस सामने आया, मैं इसलिए रीजनेबल अकोमोडेशन को अंडरलाइन कर रहा हूँ कि केस सामने आया जहां पर हायर लेवल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ब्रांच मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो हमारे बैंकर्स हैं, ब्लाइंड ऑफिसर्स हैं जो PO बन के बैंकों में गए हैं, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि उन्होंने कई सारे ऐसे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस या एसेंशियल एक्सपीरियंसेस डाल दिए हैं, जैसे कैश के ऊपर बैठना. अब कैश तो एक ब्लाइंड PO नहीं काउंट करेगा ना, या कुछ और ऐसे वो हैं वर्क है, फॉर एग्जांपल रूरल पोस्टिंग. अब ऐसे रूरल पोस्टिंग जहाँ कोई सुविधा नहीं है वहां पर कई बार एग्जम्पशन मिल जाती है, ब्लाइंड व्यक्ति वहां पे नहीं पोस्ट होते. यदि आपने उस चीज को मैंडेटरी कर दिया है तो वो एक्चुअली इट्स नॉट ए रीजनेबल अकोमोडेशन. इसका मतलब आप इनडायरेक्टली उस ब्लाइंड व्यक्ति को ब्रांच मैनेजर बनने से रोक रहे हैं. सो यू आर नॉट गिविंग हिम रीजनेबल अकोमोडेशन टू लेवल गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. आप एक तरफ बोल रहे हैं हाँ यू आर एग्जेम्प्टेड, आपको ये देना नहीं है, वहीं सीनियर पोजीशन के लिए जो एग्जामिनेशन है उसमें आपने इस चीज को मैंडेटरी कर दिया. तो इसका मतलब आप इनको दिस विल बी कंसीडर्ड एज
denial of reasonable accommodation and discrimination on the basis of disability. I'm just telling you कि इस तरह के सिचुएशन बहुत जगह आ रहे हैं. कई जगह ये आ रहा था, अभी हमने देखा सिविल सर्विसेज में कि आपने स्क्राइब यूज किया तो आप यू विल बी पुश्ड इनटू द कोटा. अरे स्क्राइब यूज करना या दिस इज आई मीन ये रिक्वायरमेंट है, मेरी विजन की वजह से है. तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मैं मेरिट पे अपनी नहीं आ रहा हूँ, मैं किसी और के दिमाग से थोड़ा लिख रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से लिख रहा हूँ. वो मेरी रिक्वायरमेंट है, वो एक रीजनेबल अकोमोडेशन है. तो रीजनेबल अकोमोडेशन को कभी भी आप यू कैन नॉट से कि आप मेरिट में नहीं आएंगे, रीजनेबल अकोमोडेशन यूज करने के बाद मेरिट में नहीं आ सकते. ये इसका एक टचस्टोन है जो जिस पर और डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि इस विषय पे बहुत कम अभी ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं हुआ है. अभी केवल एक विकास कुमार का जजमेंट ही आया है. सो आई थिंक एक और मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ ये बात हो रही है कि किन चीजों को रीजनेबल अकोमोडेशन माना जाए. क्योंकि ये सरकारी तो जो बाबूज बैठे हैं वो तो देखते हैं कि विकलांग लोगों को कैसे वंचित किया जाए. सॉरी टू से, बट ये टेंडेंसी है कि यार मेरे से पहले प्रमोट कैसे हो जाएगा, तो किस ग्राउंड पे मैं उसको मना कर सकता हूँ. तो बहुत जगह हमने देखा कि जो 3% रिजर्वेशन या 4% रिजर्वेशन का मुद्दा है अंडर द एक्ट, उसमें जितने वो 4% पर ही रुक कर रह जा रहे हैं. अभी ऑन मेरिट जो भी जा रहे हैं उनको भी इस पीसी में घुसा दे रहे हैं, ये बोल के कि नहीं आपने स्क्राइब यूज किया है या आपने फीस नहीं दी है, एग्जाम फीस का एग्जाम्पशन आपने ले लिया है. तो सी दीज आर फैसिलिटीज अकोमोडेशंस दैट आर गिवन टू यू. उसकी वजह से आपको मेरिट में जाने से नहीं रोका जा सकता, आप मुझे पुश नहीं कर सकते. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट है कि मिनिमम 4% रिजर्वेशन को आप बना रहे हैं, मैक्सिमम 4% रिजर्वेशन. हमने देखा 10 लोग ने क्लियर किया, 10 में से मेरिट पर हैं उसमें 8, लेकिन आपने उन 10 में से केवल 4 को लिया है क्योंकि 4% है, बाकी को 6 को छोड़ दिया है. सो दैट इज एक्चुअली रॉन्ग. It's a wrong interpretation of law, and this is perhaps need to be challenged. So I'll just stop here, and I think I'm open to questions. About 10 minutes. So I'm open to questions, sir. I'll just stop here. बहुत शुक्रिया सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत व्यापक और बहुत ज्ञानपूर्ण आपका वक्तव्य रहा. और हमें निश्चय है कि हमारे एफिलिएट्स को काफी कुछ मिला हुआ है इसमें आगे एडवोकेसी करने के लिए, और कई लोग हैंड रेज कर रहे हैं. और मैं जस्ट वांटेड टू शेयर दैट जो आपने आखिर में बात की बैंकिंग एंड फाइनेंस की और ये पोस्टिंग बीइंग अ बैरियर इन प्रमोशन, तो AICB का ऑलरेडी एक केस हमने जीता था CCPD पे. उस पर डायरेक्शंस आई थी कि जो रूरल पोस्टिंग है स्केल 2 to 3 के लिए मैंडेटरी और 4 to 5 ब्रांच हेड की वो मैंडेटरी पोस्टिंग की वेवर था. उसके बाद प्रमोशन भी हुई है जिसमें वो रिक्वायरमेंट वेव कर दी गई है. 4 से 5 में अश्विनी अग्रवाल की प्रमोशन हुई है. हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी लिखा था उसके बाद, एंड उन्होंने भी कहा था कि बैंक्स विल टेक एक्शन. एंड जो रूरल पोस्टिंग और ब्रांच हेड की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो उसके बाद रिलैक्स हुई है. तो ये हमारा एक था. बहुत शुक्रिया. नंबर ऑफ पीपल हैव रेज्ड हैंड. ऐश्वर्या, वन बाय वन just announce the names. And Gauri, Jitu Shah is one person I can see. नाम बताइए गौरी, वन बाय वन. हैंड रेज कर रहे हैं जी सर. गौरी, हाँ, किस ने हैंड रेज किया हुआ है? पहले अभी तो जीतू. नमस्ते. जीतू, हाँ नमस्ते सर, आवाज जी मिल रही है नमस्ते, मेरी? आवाज आ रही है, बताइए. जी, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, दृष्टिहीन क्रीड़ा परिषद अजमेर से. सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी बैंकिंग की बात चल रही थी, तो बैंकिंग में एक समस्या और भी है हमारे साथ में कि ब्लाइंड को चेक के बिना जैसे लोन वगैरह नहीं दे रहे हैं, साइन करवाना जरूरी है. तो इस स्थिति के लिए क्या क्लेरिफिकेशन किया गया इस लॉ में? हम दो तीन प्रश्न लेंगे, उसके बाद इकट्ठा सुभाष जी जवाब दे देंगे. तो शंकर राम गुप्ता जी. हाँ, शंकर राम गुप्ता जी, आपका था. शंकर राम जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए. कोई और? ऐश्वर्या, और कौन है? हाँ जी शंकर. हाँ सर, सर आ रही है आवाज मेरी? आवाज आ रही है. जी. हाँ सर, नमस्ते. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि हम गांव के लिए काम करते हैं, CBR प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम लोगों को दुकान खुलवाते हैं. अब दुकान खुलवाते हैं तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक कांटा चल गए हैं. तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इसको कैसे चलाएं, और वो हाथ वाला कांटा देते हैं.
तो इसमें भी कम से कम संशोधन होना चाहिए ताकि वो टाकिंग बोल ले तो। है अब ऐसे टाके हैं सर, ऐसे कांटे हैं जो सर हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में भी बात की थी तो वो कहा नहीं हमारे पास ऐसा इसका कोई। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन मिलती है, इंडिया में अवेलेबल है, आप और बताइएगा। जहाँ पे भी जहाँ कंपनी बनाती है वहाँ पे उस तरह की व्यवस्था दें कि सभी कांटों में रहे, चाहे जो कांटा जहाँ से खरीदा जाए। जी हाँ, पर अभी आज के लिए कि जिनको आवश्यकता है उनके लिए हम उनकी व्यवस्था करवा सकते हैं। वो ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसी मशीन हैं मार्केट में जो बोलती हैं, ऐसी टॉकिंग वेइंग मशीन आ गई है मार्केट में। सर तो उसका कोई एड्रेस समस्या, वगैरह फिर कहाँ कैसे मिलेगा, हमें मिले तो हम हाँ वही मंगाया करें। मैं आपको मैं बता और संन्यास सर कुमार बेहरा जी। ये कॉमन व्यवस्था हो जाए जिससे हर जगह मिल सके इस तरह की भी इलेक्ट्रॉनिक चीज। नहीं वो भी करेंगे, पर अभी के लिए जो जहाँ रिक्वायरमेंट आपकी है आप बताइएगा, हम बात करके हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा महंगी है और मशीन अवेलेबल है, अवेलेबल। संन्यास कुमार बेहरा जी, संन्यास। यस, ऐश्वर्या किया है क्या? हाँ मैंने उन्हें अनम्यूट किया हुआ है। संन्यास अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ सर, मेरा एक्चुअली एक सवाल है एजुकेशन के बारे में। इस एजुकेशन चैप्टर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आया है, इसमें स्पेशल एजुकेशन को कम्प्लीटली अलूप रखा गया। इसकी वजह से इसका परिणाम क्या हो रहा है? स्पेशल एजुकेशन में जो टीचर काम कर रहे हैं, चाहे फील्ड लेवल पे काम कर रहे हैं या स्पेशल स्कूल में, उनको सेकेंड क्लास टीचर जैसे देखा जाता है। जैसे उनको इक्वल सैलरी नहीं मिलती है, इक्वल लीव नहीं मिलती है, इक्वल स्टाटस नहीं मिलती है, इक्वल रैंक नहीं मिलती है। तो ये जो स्पेशल एजुकेटर्स काम करते हैं, बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड, वो बहुत सफर करते हैं इसके लिए कि स्पेशल एजुकेशन के बारे में कोई कंक्रीट बात आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में नहीं रखा गया है। और उसी में एक प्रावधान था कि आप कोई चेंजेस अगर चाहते हैं एक्ट में 5 साल के बीच में रखना चाहते हैं चेंजेस को, और नई चेंजेस को प्रपोज नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसे होगा तो स्पेशल एजुकेटर्स का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में हमको सोचनी है, क्योंकि स्पेशल स्कूल में प्रैक्टिकली पर्सन विद स्टूडेंट्स विद विजन इम्पेयरमेंट को स्पेशल एजुकेटर में और स्पेशल स्कूल में फर्क है सन्यासी। सर स्पेशल स्कूल में भी जो स्पेशल टीचर्स है ना, वो भी उनको दो भी टर्म्स है। समान। स्पेशल एजुकेटर जो है वो इंक्लूसिव स्कूल में काम करता है, वो लेकिन स्पेशल स्पेशल स्कूल एजुकेशन, में भी तो काम ही करते हैं सर। हाँ वहाँ भी करते हैं। और हाँ, स्पेशल सर एजुकेटर अगर स्पेशल स्कूल से उनको कोई ये नहीं कि उसके बिना वो चल नहीं सकते। पर इसमें तो सुभाष दोनों जी प्लेसेस बताएंगे। में वो डिस्क्रिमिनेटेड ही होते हैं, दोनों प्लेसेस में डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ रैंक, और दोनों प्लेसेस में भी उनको इम्पोर्टेंस प्लेस नहीं मिलती है, और ये लोग सफर करते हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिलती, उसमें रैंक नहीं मिलती। हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, स्पेशल बीएड को बीएड के बराबर माना जाए। हमने ऑलरेडी ये केस कैट में जीता हुआ है, एआईसीबी ने कैट में हमने केस जीता था, और अगर वो हो जाता है तो सैलरी और अलाउंस से बराबर। पर सुभाष जी बताएंगे। आशीष पाद, उसके बाद आई रिक्वेस्ट सुभाष जी को रिस्पॉन्स। सो आशीष पाद का हैंड है। आशीष पाद जी। हेलो जी हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही। हाँ सर, मैं आशीष पाल लखनऊ से, एनएवीएस से सर। हाँ सर, मैं ये चीज जानना चाह रहा था जो आपने अभी अपने वक्तव्य में बोला कि ये जो हमारे 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं जिनको खरीदने पे जीएसटी प्लस रोड टैक्स वगैरह के जो छूट्स वगैरह हैं, या इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं अरे इस सर पे बड़ी थोड़ा दिक्कत हो रही है। जानकारी चाहता हूँ। मेरी अपनी गाड़ी अटकी हुई है 1 महीने से। तो हाँ। मैं दिल्ली में रोड टैक्स इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ और काफी जद्दोजहद पर हूँ। ये अभी देखिए, फास्टैग तो हो गया है, वो एआईसीपी ने काफी उस पर काम किया है और फास्टैग हमने करवाया है। और फास्टैग वो तो विजुअल इम्पेयर्ड के आरसी में आ गया। पर उसके लिए आपको दिव्यांगजन, आपका व्हीकल एट द दिव्यांगजन अंडर 4A ऑफ GSR 661E जो जी, जी। जो नवंबर 2020 की नोटिफिकेशन है उसके अंडर जी। रजिस्टर होना चाहिए। पहले ये रूल था कि आप व्हीकल जो है सिर्फ विद जीएसटी एग्जम्पशन के साथ रजिस्टर होता था। अब जी। गवर्नमेंट ने जो फॉर्म 20 है उसमें मॉडिफिकेशन किया है और जी। फॉर्म 4A क्लॉज ऐड किया है, जिसमें 2 बाइफर्केशंस है। एक तो जी। है व्हीकल टाइप जो है दिव्यांगजन विद जीएसटी कंसेशन, अदर है जी। विदाउट जीएसटी।
तो विदाउट जीएसटी में रोड टैक्स तो होना ही चाहिए, वो भी कराने में दिक्कत आ रही है, कई स्टेट्स में नहीं हो रहा, और आपको विद स्पेसिफिक एग्जांपल इस पे एडवोकेसी करनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने मॉडिफिकेशन कर दिया पर स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। सुभाष जी जवाब देंगे इस पे, यू लाइक टू रिस्पोंड? Sure. So any other question? So I'll start with the last one. मैं last कोई one और क्वेश्चन? अभी अपनी गाड़ी सुभाष जी अटकी हुई है दिल्ली में ही 1 महीने से शोरूम में चक्कर में, तो रजिस्ट्रेशन तो ना है, मैं वो कराने को तैयार नहीं हूँ। एक चीज और पूछना चाहूंगा, इसके लिए मतलब फर्स्ट मतलब मुझे स्टेप क्या उठाना चाहिए? गाड़ी खरीदनी चाहिए सर। नहीं, गाड़ी तो वो तो मुझे एजेंसीज वगैरह से गाड़ी तो मुझे, मैं उन पे जाकर के गाड़ी मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए मैं स्टेट कमिश्नर के पास, देखिए जहां तक दिल्ली का सवाल है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ सर। मैं बता रहा हूँ आपको, इस पे ऐसा है, फॉर्म 20 में अमेंडमेंट हुआ है, फॉर्म 20 जिसके द्वारा कार्स रजिस्टर होती हैं, उसमें एक नया क्लॉज ऐड हुआ है, व्हीकल टाइप, ओनरशिप टाइप जो है ना, ओनरशिप टाइप में जाएंगे और क्लॉज 4 में तो 4A ऐड हुआ है उसमें, और उसमें ये है कि व्हीकल टाइप दिव्यांगजन विदाउट जीएसटी कंसेशन, उसमें जब आप रजिस्टर कराएंगे ऑनलाइन तो ऑटोमेटिकली रोड टैक्स कंसेशन मिल रहा है, होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिला तो आपको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जो कि मैंने भी यही किया हुआ है इस टाइम पे तो। अच्छा। और मेरा क्योंकि ऊपर से करवाया हुआ है तो शायद काम जल्दी हो जाए, बाकी को ना होता है शायद, और एक बार हो जाएगा तो सबके लिए हो जाएगा। तो अभी भी उसके बावजूद भी 1 महीना लग गया है, वो होने के बाद भी कंप्यूटर वालों ने, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर चेंजेस एनआईसी करता है, एनआईसी वालों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी इंडिविजुअल केस, तो ये समस्या आएगी, पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इज एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जी हाँ, सुभाष जी प्लीज। ओके, थैंक यू। आई थिंक यू डिड, आपने उसका एक पार्ट तो आंसर कर दिया, बट देखिए 2 चीजें हैं, एक ये है कि एक आप नई गाड़ी ले रहे हैं, और एक है आपकी एग्जिस्टिंग व्हीकल है, आपके नाम में है, उसके लिए भी एप्लीकेशन हो सकती है, राइट, इफ आई एम करेक्ट। तो इसीलिए दिव्यांगजन विद जीएसटी, दिव्यांगजन विदाउट जीएसटी है। यदि नहीं ले रहे हैं, तो यदि आपने नई गाड़ी ली है या नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज सीधा जाके गाड़ी मत लीजिए, आपको पहले मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से वो एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उस सर्टिफिकेट के बाद यदि गाड़ी लेंगे तभी आपको कंसेशन मिलेगा। बहुत से लोग गाड़ी ले लेते हैं, उसके बाद उनको पता लगता है तो फिर आते हैं कि नहीं, तब कुछ नहीं हो सकता। पहले था कि आप क्लेम कर सकते थे, तो उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो अभी सरकार ने कर दिया कि जब भी आप गाड़ी लें तो उसको वेल प्लान करके लें। पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में उसकी वेबसाइट पर एक फॉर्म है, उसमें आप भर के उनको भेजिए, एक एफिडेविट, कुछ डॉक्यूमेंटेशन देना होता है, डिसेबिलिटी का डॉक्यूमेंटेशन है, एफिडेविट्स हैं, ये टर्म देनी होती है, हाँ जी गाड़ी में बेचूंगा नहीं अगले 5 साल, और वो आई एम ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये मेरा सर्टिफिकेट है वगैरह वगैरह, तो वो सारा उनको भेजना होता है। उसके बाद वो उसको स्टडी करने के बाद वो दे इशू वो सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जब इशू कर देती है, उसके बाद आप जब गाड़ी लेते हैं तो आपको जीएसटी कंसेशन मिलता ही है। कई बार क्या होता है, जो हमारे जो डीलर्स हैं इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इसके लिए इसी के लिए केस सीसीबीडी में भी डाला गया था, और उसमें एक क्लैरिटी आई कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को बताया गया था कि आप उसको, उन्होंने ऑर्डर किया कि डायरेक्ट किया कि आप इसको इन्फॉर्मेशन को डालिए वेबसाइट पे, तो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज नाउ अवेलेबल ऑन वेबसाइट। मेरी एक ब्लॉग पोस्ट भी अभी नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में, और जो आप लिंक खोले ओनली फॉर ऑर्थोपेडिक है। जीएसटी में अभी भी हम लोग भी एडवोकेसी कर रहे हैं काफी, आईसीबी विजुअली इंपेयर्ड के लिए, और वो लास्ट स्टेज उसकी ये थी कि जीएसटी काउंसिल में गया था, इट हैज बीन रेफर्ड। पहले मिनिस्ट्री में कमेटी बनी थी, इंटरम डिपार्टमेंट कमेटी ने ओके करके भेज दिया था उसने, ओके भेजा था, फिर वो गया फिटमेंट काउंसिल में, हमारे एडवोकेसी कमेटी मेंबर है प्रतीक, वो काफी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और फिटमेंट काउंसिल से गया, वो कमेटी से गया जीएसटी काउंसिल में, जीएसटी काउंसिल ने रेफर बैक किया है उसको फिटमेंट काउंसिल में। आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज वो कंसेशन नहीं दे रही है जीएसटी का, वो सर्टिफिकेट इज ओनली फॉर ऑर्थोपेडिक, बट विदाउट जीएसटी कंसेशन का जो क्लॉज है उसमें जो रजिस्ट्रेशन है, then you should get other applicable benefits. हाँ, उसमें केवल आपको वो मिलेगा, उसमें केवल रोड टैक्स या रोड टैक्स। अच्छा, उसमें भी प्रॉब्लम ये आ रही है, वो कह रहे हैं जो गाड़ियां ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जैसे मैं अपना केस बता रहा हूँ कि मैं आई वाज रिटेनिंग माय ओन नंबर, आई वाज बाइंग अ न्यू कार बट आई एम रिटेनिंग माय ओन नंबर बाय पेइंग योर एप्लीकेबल चार्जेस, जो कि कम नहीं है, 30,000 रुपए के आसपास चार्ज है उसका। और वो कहते हैं कि एक बार नंबर इश्यू हो गया तो उसकी कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती, वहां बार अटकती, तो वहां भी कई जगह हो रहा है, उसको दिखा रहे हैं कि टाइपो एरर, तो कई जगह वो नहीं हो रहा है।
तो देयर नीड टू बी क्लियर गाइडेंस ऑन दैट, बट जीएसटी कंसेशन आज की डेट में विजुअली इंपेयर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ना मिनिस्ट्री ऑफ सर्टिफिकेट दे रही है. This is, I just want to supplement that information. Yeah, please. So Yeah. this is the current status from the ministry, they're saying. But Yeah, कानून ministry. जो हमारे रूल्स हैं या जो हमारा ऑर्डर है उसके अनुसार ये सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है. इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम. सो मैं तो कहूंगा कि जिसको भी गाड़ी लेने वाला है वो थोड़ा सा और वेट कर ले. जीएसटी काउंसिल थोड़ा जिसकी अर्जेंसी है वो बात अलग है. बाकी जो लेने वाला है वो प्लीज थोड़ा और वेट कर लीजिए, तो हो सकता है आपको उसका लाभ डेफिनेटली मिल ही जाएगा. थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज होता क्या है, हमारे यहाँ बहुत सी चीजें सॉफ्टवेयर से चलती हैं. सॉफ्टवेयर में नहीं फीड हो रहा है, ऑल्टरनेट है नहीं, तो काम नहीं हो रहा है. ह्यूमन एलिमेंट थोड़ा कम होने से ये एक और प्रॉब्लम हो गई है कि एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन ही करना. ऑनलाइन में सिस्टम में है नहीं वो ऑप्शन, तो आप कर नहीं सकते. ये एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट दे देते हैं बहुत बार. बट आई थिंक इस पे फेडरेशन और हम सब मिलकर काम कर सकते हैं, और ये इवेंचुअली इन द कमिंग डेज इट विल हैपन. जितने भी हमारे विकलांग भाई बहन हैं, दे ऑल कैन ओन ए व्हीकल एंड विद ऑफ कोर्स जीएसटी कंसेशन, और इसके साथ साथ फास्टैग भी उनको फ्री वाला फास्टैग सबको मिल जाएगा. ओनरशिप दिव्यांगजन होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है इस गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने इसको ऐड किया विद टेक्नोलॉजी. तो आई थिंक दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेल. जीएसटी फास्टैग तो मिल रहा है, फास्टैग तो मिल रहा है. और डीलर की अवेयरनेस की बात है, मेरे को डीलर ने ही बताया अबर की फैसिलिटी है. अच्छा, डीलर, हाँ, डीलर्स आर अवेयर. नहीं, दिल्ली में डीलर अवेयर हैं, बाकी शहरों में अवेयर नहीं है. तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स हैं वो हेजिटेंट हो रहे हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज उसमें कोई बिकॉज दिव्यांगजन डज नॉट ऑटोमेटिकली से रोड टैक्स, वो तो होना चाहिए, पर वही है ना कि पोर्टल इज नॉट वेरी क्लियर ऑन दिस. तो पर आप कई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स कर रहे हैं. महाराष्ट्र वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हो रही, गुजरात में कोई दिक्कत नहीं हो रही. कई जगह से रिपोर्ट्स आई है. हमारी कंट्री वाइड इस पे नेटवर्किंग हो रही है इस मैटर पे, एंड वी आर लुकिंग इनटू दैट. बट या अदरवाइज यस. सो आई थिंक यस सुभाष प्लीज. नो आई थिंक एक और छोटा सा क्वेश्चन था, लोन विदाउट चेकबुक. आई थिंक वो आरबीआई की गाइडलाइंस में ऑलरेडी कवर्ड है कि किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति को भी आप लोन डिनाई नहीं कर सकते इवन विदाउट चेकबुक. वो तो दैट शुडंट बी अ प्रोविजन. यदि आपको कोई इस तरह से परेशान कर रहा है और ऐसा कुछ इशू आ रहा है, तो आई एम श्योर आप ब्रांच हेड के साथ रिटर्न में कम्युनिकेट कीजिए, और उसका जो भी डिस्पोजल है उसको आप सीधा आरबीआई ओम्बड्समैन पे ले जाइए. एंड आरबीआई नहीं, आप उनको ये ऑप्शन दीजिए ना कि आपसे वो ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस लेने, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस ले रही है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एक्टिवेट करा दीजिए. आजकल तो चेकबुक का समय ही खत्म हो गया पूरा. खत्म हो गया है. ऑनलाइन आप बैंक को मैंडेट दे देते हैं आप एक ईमेल के द्वारा, एंड दैट शुड बी सफिशिएंट. या ठीक. आई थिंक एक और संन्यास जी का, संन्यास बेहरा जी का प्रश्न था, एक वो स्पेशल एड और बीएड वाला. आपने बता ही दिया, बट आई थिंक आप एक्ट को देखेंगे तो एक्ट कहीं से भी स्पेशल एजुकेशन को या स्पेशल एजुकेटर्स को कहीं से भी लोअर ये नहीं कहता कि आप उनको लो सैलरी देंगे. आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा है अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, मीटिंग द नीड्स ऑफ the teacher should be trained, it should be child centric, disability centric. ऐसा बहुत सारे टर्म यूज किए गए हैं. NEP में भी देख लेंगे, when you read NEP in conjunction with what we are doing, तो उसमें भी बहुत ज्यादा चाइल्ड सेंट्रिक की बात है. कहीं भी ये नहीं कहा गया कि स्पेशल एजुकेटर को कम सैलरी. ये एक पुराना इशू है. एनजीओ में काम करते थे, एनजीओ जितना दे सकते हैं वो देते थे, और नेशनल इंस्टीट्यूट में तो उनको उतना ही मिलता है जितना एक आम टीचर को मिलता है. आप देखिए किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट में जो स्पेशल एजुकेटर है, दे गेटिंग फुल सैलरी. एनजीओ में थोड़ा दिक्कत था बिकॉज दे कुड नॉट अरेंज दैट मच फंड्स, इसलिए उनको फंड की दिक्कत आ रही थी. बट जहाँ पे यदि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, तो डेफिनेटली दे नीड टू बी ट्रीटेड एट पार. और उसके बारे में आई थिंक दे ऑलरेडी जजमेंट्स इन प्लेस. आई रिमेंबर एआईसीबी ने बहुत पहले एक केस टेकअप किया था, आई थिंक सम 25 or 25 years ago perhaps. वो इक्वल पे का एक लिया गया था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. तो शायद वो केस टेकअप किया गया था, NIBH के टीचर्स के साथ एक कंपैरिजन किया गया था, है ना. आई रिमेंबर दैट केस. बट उस समय शायद इस तरह का ना मूल्यांकन था, ना इस तरह का कोई लॉ इन प्लेस था. बट अब तो बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, और अब तो मेन स्ट्रीम स्कूलों में बहुत टीचर्स एम्प्लॉयड हैं, तो एंड दे आर गेटिंग इक्वल सैलरी. इनफैक्ट उनको और अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं. और जो स्पेशल जो एजुकेटर्स हैं बीएड वाले, वो यदि स्पेशल एजुकेशन कोर्स करते हैं तो उनको भी अलाउंसेस, एडिशनल अलाउंसेस मिल रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि उनके कंपैरिजन आपके स्टेट में हो सकता है वो एनजीओज उस तरह से ट्रीट कर रहे हो, बट आई डोंट थिंक देयर इज, लॉ डज नॉट से एनीवेयर
it does not create a discriminatory position for a special educator. That is, I'm sure. कहीं भी लॉ में लिखा दिखा दीजिए कि स्पेशल एजुकेटर के बारे में या ऐसा कुछ प्रावधान है, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में इंड्यूस कर रहे होंगे, but nowhere law does not intend this, nowhere it says that. I hope that answers. Yeah, thank you very much, Subhash. कोई और प्रश्न कोई? और सुभाष जी को बल्कि जाना था सुबह, पर उन्होंने फिर भी समय दिया. Thank you very much, Subhash. बहुत बहुत शुक्रिया. It's very beneficial always. Yeah, when we have you, it's like you are coming home to us because you are part of the AICB. I deeply appreciate your joining us. बहुत बहुत शुक्रिया.